बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन का आगाज एक छोटे से सवाल से करते हैं। खूबसूरत सा सवाल है और इंशाल्लाह आपसे नहीं होगा, यकीनन। सवाल है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द कंडक्शन, ओहो सॉरी, design an experiment to check the conduction of different materials. Design an experiment to check the conduction of different materials. इसमें ना एग्जामिनर ऐसे एंड पे एक स्टेटमेंट लिख देता है, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। इसका मतलब है कि लाजमी बनानी है। ओके, आपकी चॉइस नहीं है जी, लाना पड़ेगा 3 के लिए। ओके, नाउ बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू, टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट। कंडक्शन कैसे चेक की जा सकती है? जाहिर है कंपैरिजन करना पड़ेगा ना 3-4 अलग अलग मटेरियल्स का। ओके, अब कंडक्शन कैसे चेक होगी? याद करें, पिछली क्लास में कंडक्शन आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी through solids due to vibration of molecules and atoms and translation of electrons. मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, साथ वाले से टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और अगर फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, किसी को नहीं पता फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है तो मुझे बताएं। एनीवन? कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ी सी बेइज्जती कर दूंगा ना, लेकिन बता दूंगा। ऑलराइट, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करते हैं और हीट ट्रांसफर कर देते हैं। हमें कंपैरिजन करना है 3-4 अलग अलग मटेरियल्स। एक नंबर के लिए, 1 मिनट के लिए जरा सोचें क्या जवाब में लिखा गया। हमें जाहिर है कि चारों पांचों मटेरियल्स को एक साथ रखना पड़ेगा, एक साथ उन्हें हीट देनी पड़ेगी। चलो 3 पर, क्वेश्चन में कहा डिफरेंट मटेरियल्स, तो चले 3 पर। ओके, ओके, सही, ठीक है। और अच्छा, 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 आप मुझे बताएं, आप कैंडल के ऊपर जब आग जला लेंगे तो उसके ऊपर रखेंगे कैसे? क्या आप हाथ से पकड़ के रखेंगे? क्या होगा, वही तो सवाल है। आई अंडरस्टैंड, आई एम सो प्राउड टू बी योर टीचर। ओ, ये इसकी सुनते हैं, इसके पास कुछ है, इसके पास है, सुनते हैं। हाँ भाई। हाउ कैन यू मेजर द रेट? यार ये थोड़ा जरा सिंप्लीफाई करके बताओ, छोटे बेबीज हैं हम, पीएचडी की क्लास नहीं हो रही। हाउ फार क्या नजर आएगा टेम्परेचर आएगा तब आपको? फील, फील, क्या आपको गर्मी लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही। फील इज नॉट अ स्टैंडर्ड, समथिंग दैट नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड, आंखों से देखने पे पता लगे फर्क। हाँ, एक वुडन रॉड के अंदर थर्मोमीटर कैसे डाला जाएगा? नहीं, ये तो ये तो सब्जेक्टिव है। हो सकता है आपने एक बंदा नहीं देखा, वो फ्राई, वो उबलता हुआ तेल है उसमें, वो चिकन फ्राई कर रहा है हाथ से, उसको नहीं लग रहा भाई गरम। थर्मल कैमरा, वाह। सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही नहीं बेटा, थर्मल कंडक्शन की बात हो रही है, थर्मल फिजिक्स है। अच्छा, वाह,
ये जो रॉक का बना हुआ बाउल होता है उसे क्रूसिबल कहते हैं, उसके अंदर पाउडर डालते हैं, नीचे से हीट करते हैं, फिर वो मेल्ट हो जाता है ना। यहाँ मेल्ट तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो देखना चाहते हैं। अच्छा, इससे साबित ये हुआ कि 9th 10th क्लास में आप लोगों ने ध्यान को ही दिया। गुफ्तगू से इज्तनाब। मैं बोल रहा हूँ मुझे पैसे मिलते हैं, सिर्फ मैं बोलूंगा। अब मैं बोलता हूँ, चलिए 1 2 मिनट हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया। अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि ये फिर आपको याद हो जाए। ठीक है, मेक श्योर दिस गेट्स इम्प्रिंटेड ऑन योर मेमोरी, ताकि कितनी दफा हमने ये चैप्टर दोबारा पढ़ने हैं। फिर देखो वो मेरे वैक्स पास वाला। एक, आ, मेरे पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक। और इस वाटर टैंक के अंदर मैंने ऐसे 3 सुराख किए हैं, और इन 3 सुराखों के अंदर वो 3 रॉड्स को फिक्स किया है। वो 3 रॉड्स 3 अलग मटेरियल्स की हैं, और हर रॉड के ऊपर एक जितना वैक्स मैंने अप्लाई किया है। वैक्स समझते क्या होता है? मोम, जिससे कैंडल्स बनती हैं। तो इसको मैं कहता हूं मटेरियल 1, ये है मटेरियल 2, ये है मटेरियल 3। इस डब्बे के अंदर हम डालते हैं गर्म पानी, आप देखिएगा, हॉट वाटर। गौर से देखें, इन सब को मैंने एक ही डब्बे के अंदर फिक्स किया है, और पीछे से मैंने पानी डाला। मैं इन सबको अलग अलग हीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे बाकी हर तरह का स्टैंडर्ड कांस्टेंट रखना है। जब मैंने इस डब्बे में पानी डाल दिया ना, तो एक साथ ही सारी रॉड्स को हीट मिलना शुरू होगी। ऐसा नहीं होता कि पहले एक रॉड को हीट मिलेगी, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। सबको उसी गर्म पानी से हीट मिल रही है, तो हीट एक जितनी अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैंने चूंकि सबके ऊपर एक जितना ही वैक्स लगाया है, और वैक्स की क्या एबिलिटी होती है, जब उसे हीट मिलती है वो मेल्ट करके गिर जाता है ना। अब मैं इनको किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्व करूंगा, 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, वो हमारी मर्जी। जब मैं इनको ऑब्जर्व करूंगा ना, तो मैं ये देखूंगा कि इनमें से जिस मटेरियल में से सबसे ज्यादा वैक्स गिर चुका होगा, वो वाला मटेरियल सबसे अच्छा कंडक्टर साबित होगा, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी हीट को ट्रांसफर किया, और वैक्स को मेल्ट मेल्ट करता गया। और जो सबसे बुरा मटेरियल होगा, उस टाइम इंटरवल के बाद उस मटेरियल के ऊपर सबसे ज्यादा वैक्स मौजूद होगा। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? नाउ टेक अनदर मिनट, राइट डाउन द आंसर फॉर 3 मार्क्स। जो आपको समझ आया है वो अपनी जबान में लिखने की कोशिश करें। मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए बहुत अच्छी, सिंपल वर्ड्स यूज करें, आंसर लिखें, शाबाश। डायग्राम का कोई मार्क नहीं होता, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाई तो फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि टेक अ कंटेनर दैट हैज 3 होल्स, फिक्स 3 रॉड्स इन इट, डिप एवरी रॉड विद इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सिस। बना देंगे तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जवाब में हम सबसे पहले लिख देंगे अरेंज द apparatus एज शोन, बस। अरेंज द apparatus एज शोन। डायग्राम का फायदा ये होता है कि आपको अपने जवाब के अंदर apparatus की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको समझ आई मेरी बात? अगर आप डायग्राम बनाना चूज नहीं करेंगे, तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक कंटेनर दैट हैज 3 होल्स इन इट, इंसर्ट 3 डिफरेंट मटेरियल रॉड्स इन इट। अब नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बना दिया। ठीक है, राइट डाउन द आंसर, शुरू करेंगे अरेंज द apparatus एज शोन से। अब सब अपना अपना लिखे, मैं अपना लिखता हूँ, फिर देखते हैं जी। जो बैड कंडक्टर होता है वो बेटर इंसुलेटर कंसिडर होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड अ कंडक्टर इट इज। जो बहुत ही बैड कंडक्टर होगा वो बहुत गुड इंसुलेटर होगा। ले ली।
आपके लिए मैंने खूबसूरत सा बड़ा ही सिंपल सा आंसर लिख के दिखाया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली। अरेंज दी apparatus as shown। पोर का मतलब है डालें। पोर हॉट वाटर इन द कंटेनर। आप देखिए मेरे छोटे छोटे पांच पांच छह छह लफ्जों के सेंटेंसेस हैं। एंड कोई मैंने ज्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्राई करने की कोशिश नहीं की। लेट द वाटर स्टे फॉर अ फिक्स टाइम। नोट द रॉड दैट हैज लीस्ट वैक्स रिमेनिंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। आप देख रहे हैं शॉर्ट सेंटेंसेस विद स्नैपी इंफॉर्मेशन, एकदम इंफॉर्मेशन मिल जाती है सेंटेंस में। यस। इसीलिए तो आप देखें मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं किया कि कितनी देर के लिए रखा है। 1 घंटे के लिए भी तो कोई रख सकता था। देर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया, दैट इज व्हाई वी ट्राई एंड अवॉइड दैट। ग्रे एरिया मतलब जहां कंफ्यूजन होती हो ना, तो हम वहां वैल्यू मेंशन ही नहीं कर रहे। मैंने कहा ही नहीं 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट। अ फिक्स टाइम इंटरवल 10 सेकेंड भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, डजंट मैटर। इज दैट ओके? सर ये तो इजी था। है इजी था। चल आगे चलते हैं। आज की डिस्कशन अब नई बात आपके लिए करेंगे, कन्वेक्शन। पहली बात, कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है जो फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर करता है। फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड्स। गैसेस और लिक्विड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर का मेथड है वो कन्वेक्शन कहलाता है। एंड इट इज ऑलवेज अपवर्ड्स, ये हमेशा ऊपर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। कंडक्शन तो किसी भी तरफ हो सकती है, हॉट से कोल्ड तक, लेकिन कन्वेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये कभी लेफ्ट राइट नहीं हो सकती, हमेशा अपवर्ड हो। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर कन्वेक्शन। ये जो बातें मैं यहाँ लिखता हूँ ये सब एक एक दो दो तीन तीन नंबर के लिए पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना जरूरी। नाउ, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन फ्लूइड्स ड्यू टू the difference of densities, difference of density of fluids. Particles actually move या translate. Convection में particles actually translate होते हैं, छोड़कर जाते हैं। ऐसा तो सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में ही हो सकता है कि पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर कहीं चले जाएं। इसलिए कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में ही होती है, सॉलिड्स में नहीं हो सकती। क्यों? Why can't convection take place in solids? पार्टिकल अपनी जगह फिक्स होते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते। वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, जगह छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे साथ रहिएगा। इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है वैसे। सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? शाबाश, बताओ। क्या? दो तरीके से होती है। एक तरीका क्या है? पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और क्या करते हैं? कैसे? वाइब्रेट एंड कोलाइड। ये कहना जरूरी है, इसको इतना कैजुअल मत लें। पार्टिकल अपनी जगह पर पड़े पड़े आगे पीछे वाइब्रेट करता है, नेबरिंग वाले से कोलाइड करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। एक तो ये तरीका हो गया। और कंडक्शन में एक और काम होता है, वो क्या है? शाबाश। दो तरीके होते हैं कंडक्शन जिससे होती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एंड कोलिजन, और दूसरा फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स
वो एनर्जी लेके आगे जाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या मैंने ये बात आज की क्लास में बताई? यस। पिछली क्लास में भी बताई, आज की क्लास में मैंने रिपीट किया। मकसद यही था कि आप ध्यान सुने और याद रखें। जो मैकेनिज्म आपको मैं बताने वाला हूँ कन्वेक्शन के लिए, आपसे 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। खुदा के लिए इतने ध्यान से मेरी बात सुन लें कि 5 मिनट बाद आपको वो बात भूल ना जाए। ओके, मेरे साथ है? राइट। ये मेरे पास एक कंटेनर है। अच्छा, उससे पहले आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी, बिकॉज आई हैव बीन अ फिजिक्स टीचर फॉर वेरी लॉन्ग, और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जगह पर फिजिक्स अप्लाई होते हुए देखी। कभी कभी इट वाज रियली पेनफुल एज वेल। अच्छा, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहाँ गैस नहीं आती सर्दियों में। ठीक है, आपके पास तो अब ये मसला शुरू हुआ है, हमारे पास तो कभी भी नहीं आई, बचपन से नहीं आई। तो अब हमें नहाना बड़ा मुश्किल होता था सर्दियों में जी, पानी कैसे गर्म करें, क्या करें अभी। फिर उसके बाद ना मैंने कहीं वो वाला एक हीटर देखा, वो रॉड वाला हीटर होता है, उसको कहते हैं इमर्सिव हीटर। पानी में डुबो देते हैं उसको, तो पानी पहुंच जाता है। मैं बड़ा एक्साइटेड, नए नए पैसे आए थे, मैंने जाकर खरीदा। 350 रुपए का ला के मैंने बाल्टी में लगाया। ठीक है, ओके डन। और पानी भी गर्म हुआ, मैंने ऐसे हाथ डाल के चेक किया, पानी गर्म था। ठीक है। खैर, मैं भाई सख्त सर्दी भाई, जनवरी की सर्दी है, मैंने तैयार होके एक डोंगा पानी में डाला, और मैंने डाला सख्त जमा हुआ पानी में, ठंडा। अरे ये क्या बकवास है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि वो हीटर सिर्फ ऊपर वाला पानी गर्म कर रहा था, नीचे वाला गर्म ही नहीं कर रहा था। इन इन ऑर्डर फॉर कन्वेक्शन टू हैपन, कन्वेक्शन होने के लिए जरूरी है कि नीचे से प्रोवाइड की जाए। खाना पकाने के लिए चूल्हा नीचे जलता है कि ऊपर? नीचे। डू यू सी वाई नीचे? बिकॉज हीट नीचे से ऊपर जाती है थ्रू कन्वेक्शन। ओके। जो पानी हीटर होते हैं ना, जैसे गीजर होता है, गीजर में आग नीचे जलती है ऊपर? नीचे। जो इलेक्ट्रिक हीटर भी होते हैं ना, उसमें भी एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट ऊपर नहीं लगाते, टैंकी के नीचे लगाया जाता है, ताकि हीट नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो। अब ये बात मैंने पढ़ी तो थी, पढ़ाई भी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो इमर्सिव हीटर सिर्फ पानी की ऊपर वाली लेयर तक था, उसने वो गर्म कर दिया, बाकी नीचे ठंडा था। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई शुड हैव डन। ओके। नाउ, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी है, यहां से मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीट। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए है। आज अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मैं समझूंगा आज के पैसे पूरे हो गए। ये मेरे पास लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि इन सब के दरमियान मैंने तकरीबन एक जितना डिस्टेंस रखने की कोशिश की है ना? मेरे साथ रहेगा, बड़े गौर से सुनेंगे, खूबसूरत सी बात है, पेपर में आती है। राइट। मैंने यहां से हीट प्रोवाइड किया है। ये हीट सारे पानी को नहीं मिली, ये हीट सिर्फ इतने से पोर्शन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को मिली है अभी तक। तो ये जो मॉलिक्यूल्स पहले करीब करीब थे, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इट्स अ फैक्ट। जब वो दूर हो जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी? व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। हीट करने से मास तो नहीं चेंज होता, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये कुदरत का कानून है, इट्स अ लॉ ऑफ दैट राइज। चीजें जिनकी डेंसिटी ऊपर जाती हैं, गुब्बारों में जब हवा भरते हैं तो वो नीचे रह जाता है, लेकिन गुब्बारों में वो एक खास तरह की गैस भरी जाए तो वो ऊपर जाती है। हीलियम बलून्स होते हैं वो। हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, सो लेस डेंस थिंग्स विल ऑलवेज राइज। अगर कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, आप में से कैसे यार, बॉयज को बहुत शौक है वेप का। कुछ लोग छुप के घर से सिगरेट भी पीते होंगे शायद, आई कैन टेल।
whenever you blow out smoke, that smoke never goes down, that smoke एक से ऊपर always जाती goes है। upwards. अच्छा ठीक है, मुझे पता है, मैं नहीं बताया। जब गाड़ी का फ्यूल बर्न होता है तो पीछे से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना, वो हमेशा ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं रहती। क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये कितना बड़ा एहसान है कुदरत का, कि गर्म चीजें हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती हैं? क्यों? क्योंकि जितना फ्यूल हम बर्न करते हैं उसमें से धुआं निकलता है। अगर वो धुआं ऊपर ना जाता तो वो अर्थ की सरफेस के करीब करीब ही रहता ना, हमारे लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड? हर चीज में आपको एक हिकमत, एक सेंसिबिलिटी नजर आएगी। हॉट थिंग्स विल ऑलवेज राइज, जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। क्या आपने देखा है एयर कंडीशनर हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं, जबकि हीटर हमेशा नीचे लगाया जाता है? क्यों? फिर एयर एसी की हवा कंडीशनर ठंडी हवा होती को है। ठंडा करता है, ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है, बिकॉज इट इज मोर डेंस। टेम्परेचर नीचे नहीं आता, ठंडी हवा नीचे आती है। अच्छा ओके। और जो हीटर होता है ना, जब वो एयर को गर्म करता है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए हीटर को जब हम हाथ सेकते हैं ना, तो हीटर के ऊपर हाथ रखे जाते हैं, ऐसे नीचे नहीं रखे जाते। सही है? नाउ एसी के अंदर आया ना हीटर, राइट? इट इज, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये उतना गर्म करता है जितना ये ठंडा करता है? ये ठंडा कर देता है 15 मिनट में, गर्म करने के लिए इसको 3-4 घंटे लग जाते हैं। जो हॉट एंड कोल्ड ऑप्शन होती है ना, गर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो एयर को ऐसे इनलेट लेता है, जबकि जो ठंडी हवा होती है ना उसको वो बाहर फेंकता है। अब जो ठंडी हवा है, इसको पहले इसको अंदर सक करना है, उसको हीट करना है, फिर बाहर रिलीज करना है। गर्म हवा हमेशा ऊपर रहती है। मैंने भी ये भी करके देखा, जब नए नए पैसे आए ना, तो मैंने कहा यार हम क्यों ना अपने ऊपर पैसे खर्च करें। मैंने इन्वर्टर एसी लिया और ना मैंने चलाया पहले दिन। मैं जमीन पे सोता था, हमारे घर में कल्चर था कि हम जमीन पे सोते थे। वो 5 घंटे से चल रहा है, नीचे ठंड लगे जा रही है जमीन पे। क्यों? दैट्स व्हेन आई रियलाइज, जब हम खड़े होते हैं तो हमें हीट फील हो रही थी उस कमरे में, क्योंकि ऊपर ऊपर गर्म हवा थी, नीचे गर्म हवा नहीं थी। इसलिए शायद कभी, खैर आपने क्या ही देखा होगा, कि आपने शायद देखा हो कि ऑफिस में जहां ये इन्वर्टर हीटर चल रहे होते हैं ना, उन्होंने अपने डेस्कों के नीचे ब्लोअर हीटर्स लगाए हुए होते हैं, क्योंकि उनकी टांगे बेचारों की ठंडी होती है। I got carried away. Let's get back to what we were discussing. इसमें एसी में नीचे होता है क्योंकि ठंडी हवा नीचे आती है हमेशा। अच्छा एनीवे, लेट्स सी। जब हम यहाँ से इतने से लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? सोचें, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे क्या असर होगा? लिखा हुआ बोर्ड पे, कम होगी। एंड जब डेंसिटी कम होती है, लेस डेंस चीजें हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इधर तो एक खाली जगह पैदा हो जाएगी ना। उस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए यहाँ साइडों से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना, वो उसकी तरफ रश करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाते खुद भी ठंडे हो जाएंगे, हीट एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। फिर जब यहाँ वाले इधर आएंगे तो इधर खाली जगह पैदा हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पैटर्न। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की जगह लेते जाएंगे। ठीक है? दिस सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट। अच्छा, क्या आपको ये प्रोसेस समझ आया? आपको ये मैकेनिज्म 3 नंबर के लिए लिख के दिखाना है। 3 बातें जो मैंने बताई वो जरा लिख के दिखाएं, शाबाश। पहली बात मैं आपके लिए लिख देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करें। इन लिक्विड इज heated, it gets less dense. लो भाई, जब लेस डेंस होता है तो फिर वो कहाँ जाता है? जब वो वहां चला जाता है तो पीछे क्या होता है? ये सारा 3 नंबर के लिए लिखने की कोशिश करें, शाबाश। चलो भाई करो, खत लिखूं तुम्हें? करो शाबाश। I want to see everyone writing.
उल्टा सीधा टूटा फूटा जो भी लिखना आता है आपको लिखने की कोशिश करें। चलो भाई आंसर लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया था, व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट गेट्स लेस डेंस लिक्विड राइजेस। राइज का मतलब अपवर्ड भी होता है, कहीं और डाउनवर्ड राइज हो सकती चीजें। मोर डेंस लिक्विड मूव्स टू टेक इट्स प्लेस creating a circular motion of circulant, causing creating a convectional current better। करंट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसका कोई स्टार्ट ना हो, जहां से स्टार्ट हो वहीं एंड हो रही हो। यानी एक लूप में अगर कुछ चीज मूव करती है उसको हम करंट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे जो हम सॉकेट में उंगली देते हैं जो लगता है उसको करंट, मतलब होता है समथिंग दैट गोज अराउंड इन अ लूप। लूप मतलब जिसकी कोई अपेरेंट स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है। मॉलिक्यूल्स ऐसे राइज करते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाते जाते ठंडे हो जाते हैं, साइडों पे जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आते हैं, हीट लेते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से एक सीक्वेंशियल मूवमेंट क्रिएट होती है, यानी ऐसे एक लूप क्रिएट होता है जिसको हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। क्या आपको मैकेनिज्म समझ आया है सबको? ओके, यू राइटिंग, लिख लो। अच्छा, मेरे जहन में एक बड़ा खूबसूरत सवाल आया फ्रॉम कन्वेक्शन, आपको मजा आएगा सुन के, देखिएगा। चलो जल्दी करो। मेरे पास ना ये एक कंटेनर है फिर से, और इस कंटेनर के अंदर मैंने फिर से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करना है। फिर से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करना है, लेकिन मेरे पास हीट करने की ऑप्शन नहीं है। क्या करें? मैं चाहता हूं कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हो,
यानी डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो जिससे पार्टिकल्स ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर मूव करें। कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करना है लेकिन मैं हीट नहीं कर सकता। देखो स्टर करने से ना डेंसिटी डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, वो कन्वेक्शनल करंट नहीं कहलाएगा ना। कन्वेक्शनल करंट वो है जिसमें डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। हीट करने की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कैसे? सही कह रहे हैं, कूल करेंगे लेकिन कैसे? शाबाश। हम नीचे से हीट करके भी कन्वेक्शनल करंट क्रिएट कर सकते हैं या ऊपर से ठंडा करके भी कन्वेक्शनल करंट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि करना तो हमने डिफरेंस ऑफ डेंसिटी क्रिएट करना है ना। नीचे से हीट किया था तो डेंसिटी कम हो गई थी तो ये ऊपर गए। अगर मैं नीचे से हीट नहीं कर सकता तो मैं कूल द टॉप, ऊपर से ठंडा कर दूं। ठंडा करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं ना तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएंगे। ये पेपर का क्वेश्चन है, इट्स आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई स्वेयर इट्स अ पेपर क्वेश्चन। ठीक है जी। कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करने के लिए नीचे से हीट कर लो या ऊपर से ठंडा कर लो, एक ही बात है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने वो वाली फ्रिज देखे हैं, जो पेप्सी या कोक के जो फ्रिज होते हैं जिनमें आगे शीशा लगा होता है? देखे हैं आपने? ओके। उसके अंदर शेल्फ देखी होगी। सबसे ऊपर रखे होते हैं कैन्स, है ना? स्टील के कैन रखे होते हैं, एल्यूमिनियम के। और उसके बाद नीचे उससे छोटी सी बड़ी बोतलें होती है प्लास्टिक की। फिर हाफ लीटर होती है, यानी पहले 330 होती है फिर हाफ लीटर होती है। नीचे 1.5 लीटर और 2.25 लीटर नीचे रखी होती है। क्यों? ट्रस्ट मी मैंने ऐसे, मैंने उस शेल्फ के ऊपर बैठ के देखा है, वो नहीं टूटती है। हाँ। तो जो 0.5 है वो ज्यादा टाइम तक ठंडे रह सकते हैं क्योंकि कन्वेक्शन एंड करंट उससे उनकी वॉल्यूम ज्यादा तो ना, और कोई आइडिया? अच्छा, जो वो कूलर होता है कूलर होता है ना, उसमें पंखा ऊपर लगा होता है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा, शायद मैंने देखा हुआ है। उसमें पंखा, जो कूलिंग कैबिनेट है उसमें ऊपर पंखा लगा होता है। दैट मीन्स वो ऊपर वाली हवा को ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि जो 1.5 लीटर और 2.25 लीटर की बोतल है ना, उसको ठंडा करना हमारा मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी दुकान में खड़े होकर वो 1.5 लीटर की बोतल खोल के पीनी नहीं है। लेकिन अगर किसी को प्यास लगती है शॉपिंग करते हुए इम्तियाज में, यूरो स्टोर में, वो कैंस निकालते हैं, पानी की बोतलें ऊपर रखी जाती हैं ताकि ऊपर वाली हवा को वो पंखा ठंडा करे, ताकि वो चीजें ठंडी हो, ताकि लोग वहां से निकाल के उसी वक्त इस्तेमाल कर लें। जबकि 1.5 लीटर और 2.25 लीटर की बोतल को ठंडा करना हमारा मकसद नहीं है। तो हमने नीचे रखा हुआ तो है, इसलिए आपने देखा होगा कि वो शीशे वाली जो फ्रिज है, वो नीचे वाली बोतलें उसमें इतनी ठंडी नहीं होती। अगर आपको ठंडी बोतल चाहिए तो आपको 5 सिगरेट के खोखे पे जाना है। वो आपको वहां पे उसने फ्रीजर रखे होते हैं, डीप फ्रीजर, उसमें से निकाल के देगा ठंडी वाली। आपको लगता है ना मेरी हर चीज की दुकान है। अच्छा भाई, क्या आपको कन्वेक्शन समझ आया मेरे बच्चों, एवरीवन? ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जब हम चाय पीने की कोशिश करते हैं, चाय गर्म होती है, तो हम उस चाय को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, चलो। चाय ठंडा करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप उसमें एक स्टील का चमचा डाल दें, उससे कंडक्शन होती जाएगी, हीट रिमूव होती जाएगी। या फिर आप ऊपर फूंक मारें, जिससे आप ऊपर वाली जो एयर है वो रिमूव कर देते हैं, पीछे से और एयर आती है जिसमें इवेपोरेशन आसान होती है, जिससे हीट एनर्जी लूज होती है। हाँ ठीक है, इतना आप सोचते नहीं ना। चलो, जल्दी से मैं आपको, आखिरी 1-2 मिनट है हमारे पास, मैं एक बात आपके साथ कर देता हूँ। बस क्या?
आई एम ऑफेंडेड बाय दैट। रेडिएशन, रेडिएशन जल्दी से। यार मैं आपको इतनी कहानियां सुनाता हूँ फिर भी आप लोग मेरे से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? हर्ट्स माय फीलिंग्स। रेडिएशन। नहीं यार ऐसे ना करो। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू EM waves. EM stands for electromagnetic, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जरा डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। नो मीडियम नेसेसरी, नो मीडियम नेसेसरी। यानी ना तो अगर सॉलिड है तब भी रेडिएशन हो सकती है, लिक्विड है तब भी रेडिएशन हो सकती है, गैस है तब भी रेडिएशन हो सकती है, कोई मटेरियल नहीं भी है तब भी रेडिएशन हो सकती है। रेडिएशन के लिए कोई मटेरियल जरूरी नहीं है। रेडिएशन वो मेथड है जिससे एनर्जी रीचेज अर्थ फ्रॉम सन। सूरज से जमीन तक एनर्जी रेडिएशन के जरिए आती है। इफ यू थिंक अबाउट इट, क्या सन से अर्थ तक बीच में कोई ऐसे मेटल रॉड है जो हीट लेके आ रहा है? क्या बीच में कोई लिक्विड या गैस मौजूद है जो लेके आ रही है? देयर इज स्पेस प्रेजेंट, वैक्यूम, जहां कोई मटेरियल नहीं है फिर भी सन की हीट अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसका नाम मैंने यहां लिखा है इंफ्रारेड। हमें याद करना पड़ेगा ये। जी इंफ्रारेड। देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी अननेसेसरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सन की मेजरली जो हीट एनर्जी होती है वो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट की सूरत में हम तक आती है। इसमें से जो अल्ट्रावायलेट होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती जितनी इंफ्रारेड की होती है। बेसिकली इंफ्रारेड वो होती है जो थर्मल वेव्स कंसिडर की जाती है। आपने वो इंफ्रारेड कैमरास देखे? वो अक्सर वो इमेज दिखाते हैं, वो कोई चूहे का शिकार कर रहा होता है, वो चूहे की बॉडी लाल सी नजर आ रही होती है। वो इंफ्रारेड सेंसर है, वो बेसिकली ये देखता है कि उसकी बॉडी से कितना हीट निकल रहा है, जिसको हीट सिग्नेचर कहा जाता है। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन। बस आखिरी बात है आज के लिए। किसकी? उसके कोई फैक्टर्स ही नहीं। जो पेपर में पूछा जाएगा मैंने आपको बस वही बताना है। सही है, बाकी स्टोरियां एक अलग बात। नहीं, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। यार आप यू पीपल मेक मी क्वेश्चन माय एक्सपीरियंस। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? टेम्परेचर ऑफ सरफेस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो मैंने मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो मेरी अम्मी ने मुझे रोटी पकाना भी सिखाई। ठीक है, अब जब वो रोटी पकाना सिखा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, ऐसे ना उन्होंने तवे की तरफ हाथ किया और फिर कहा नहीं अभी नहीं डालनी, अभी तवा ठंडा है। वाओ मॉम, यू हैव सुपर पावर्स, हाउ डू यू नो? उन्होंने मुझे देखा, लेकिन कौन सी फिजिक्स पढ़ी है तुमने भाई? बेसिकली वो तवा जो चूल्हे पे रखा हुआ था, उन्होंने उसकी तरफ ऐसे हाथ किया, तो वो जो तवा है दैट नीड दैट नीड्स टू बी रेडिएटिंग, एमिटिंग हीट एनर्जी आउटवर्ड्स। जब उन्होंने अपना हाथ उस तवे की तरफ किया तो उनको ज्यादा हीट फील ही नहीं हुई। दैट मीन्स वो तवा उतनी रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा था। सो समथिंग दैट इज वेरी हॉट, इट विल बी एमिटिंग मोर रेडिएशन। हालांकि सारी जिंदगी ऐसे हीटर से हाथ सेकते आए हैं, उस वक्त अकल नहीं आई रोटी बनाते हुए। ठीक है, सो टेम्परेचर का जो सरफेस होगा वो बताएगा कि कितनी ज्यादा रेडिएशन हो रही है। जो चीज जितनी गर्म होगी वो उतनी ज्यादा रेडिएशन करेगी। ठीक है, नंबर 2, आई किड यू नॉट, आई स्वेयर, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई सेव्ड माय ब्रदर्स लाइफ वंस। एक दफा मैं ना ऐसे लेट के किताब पढ़ रहा था, तो वो मेरे साथ आके ना लेटा, थोड़ा जोर से गिर गया, तो मैंने कहा चलो, गिर गया।
but I was able to feel the heat radiation from his body. जब किसी इंसान को बुखार होता है ना, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही होती है उसकी बॉडी से. तो even though his body didn't touch mine, but I was able to feel the radiation coming from his body. तो फिर that alerted me, मैंने अम्मी को बताया, उन्होंने उसको चेक किया, उनके तुझे बुखार है, उन्होंने उसको डॉक्टर के पास लेके गए. मरते आपको नहीं पता. आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आप अभी तक मरे नहीं है. 106 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट यू कैन गो, बिकॉज बॉडी के अंदर ना इंजाइम्स होते हैं. इंजाइम्स एक खास टेम्परेचर के बाद डीनेचर हो जाते हैं, फिर बॉडी ऑर्गन्स के सारे फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. आपको कि 101, 102, 103 हुआ होगा ना, 106 नहीं हुआ अभी आपको. ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है अगर आपको बुखार हो, तो आपको इसलिए फौरन ठंडी पट्टियां करनी पड़ती हैं, वरना आपके बॉडी ऑर्गन्स फेल कर जाते हैं. अच्छा, बाद में बात करेंगे अपनी डिप्रेशन की. जरा यहाँ देखते हैं. सरफेस एरिया. सरफेस एरिया भी एक फैक्टर है जो रेडिएशन को कंट्रोल करता है. मतलब जो चीज जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगी. मैंने एक एग्जांपल दी एक तवे की, जिस पे एक रोटी पकती है, इसके कंपैरिजन में वो तंदूर देख लें जो एक साथ को 15-20 रोटियां लगा लेता है. उसका सरफेस एरिया बड़ा है, उसमें से हीट भी ज्यादा रेडिएट होती है. क्या आपने कभी, अच्छा थोड़ी सी ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बात है, लेकिन क्या आपने कभी किसी खातून को देखा तंदूर पर रोटी लगाते हैं? गाँव में करती हैं खवातीन, बिकॉज दे हैव बेटर टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस. जो मर्दों की हीट टॉलरेंस होती है वो ज्यादा होती है. जैसे मेरे माय फादर यूज्ड टू शावर विद पानी इतना गर्म, इतना फटता हुआ, उसने कहा आपने चाय बनानी है अंदर. दैट्स हाउ हॉट ही यूज्ड द वाटर टू टेक बाथ. एनीवे, men have a higher temperature tolerance than women. It's a scientific fact. I'm not trying to be gender discriminatory. फिर उसके बाद सरफेस कलर एंड टेक्सचर. सरफेस कलर एंड टेक्सचर. सारे तवे जिस पे रोटियां पकती हैं वो हमेशा काले होते हैं. चिट्टा तवा कोई नहीं होता. अच्छा, ऑल्सो मैं यहाँ दो स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर बस खत्म. डार्क एंड रफ surfaces are good emitter and absorbers of heat. डार्क एंड रफ, ऐसी सरफेसेस जो स्मूथ नहीं है, खुरदुरी हैं, उनमें से हीट आसानी से एमिट हो सकती है और वो अच्छी तरह हीट को अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं. जबकि शाइनी एंड लाइट colored surfaces are good reflectors of heat. जो शाइनी सरफेस होती है ना, वही असल में स्मूथ भी होती है. नथिंग कैन बी शाइनी इफ इट इज नॉट स्मूथ. चलो, आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में एक लेस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा. फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के जो मेथड्स दिखाए हैं, इनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा. एंड देन दैट्स गोइंग टू बी इट. Thank you very much for joining me here. I realize I have taken a bit of your time. I am sorry for that. See you in our next class tomorrow.